मॉर्निंग बच्चों, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 अर्थात वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसके अंतर्गत आपको 3 सवाल है, जिसमें पहला हम बता रहे हैं और शेष पहला का जो दूसरा और तीसरा होगा आप इसी आधार से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना है किसका? 135 और 225 का। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो विभाजन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है, और जब शेषफल शून्य आ जाता है तो अंतिम भाजक अभिष्ट संख्याओं का एचसीएफ होता है। फिर आपको हमने बताया था कि जिन दो संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करना है उसमें बड़ी संख्या को हम ए लेते हैं और छोटी संख्या को बी लेते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या 225 है, तो ए इक्वल हो जाएगा 225 और बी इक्वल हो जाएगा 135। तो सबसे पहले हम इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया, इस विधि के द्वारा हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? 135 से 225 में भाग करेंगे। 135 एकम 135, 225 में से 135 जाएगा, शेषफल 90। अब इस 90 से पुनः हम 135 में भाग करेंगे। 90 एकम 90, शेषफल हो गया 45। 45 से फिर 90 में भाग करेंगे, 45 दूनी 90, यानी शेषफल हमारा शून्य आ जाता है। यहाँ पर क्या देखते हैं, अंतिम भाजक कितना है? 45 है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा आपको 135 और 225 का 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 135 से 225 में पहली बार भाग दिया है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। फिर शेषफल जो 90 से पुनः 135 में जो भाग दिया है, ये हो गया स्टेप सेकेंड। फिर शेषफल 45 से 90 में जो भाग दिया है, ये हो गया स्टेप थर्ड। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि तीसरा स्टेप में जाकर के शेषफल शून्य हो जाता है और अंतिम भाजक 45 जो है वह 135 और 225 का एचसीएफ होता है। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपने क्या सीखा था कि यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, ए बी से बड़ा हो, यदि ए में बी से भाग देने पर भागफल क्यू और शेषफल जब आर आता है तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अब इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। स्टेप 1, ए का मान 225 बराबर बी क्यू, बी का मान 135, 135 से 225 में भाग करेंगे, एक बार लगेगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा, प्लस शेषफल आर, आर का मान कितना हो जाएगा? 225 में 135 से भाग देने पर शेषफल आपको 90 बचेगा। यहाँ पर भी देखिए पहला स्टेप में 135 हमने 225 में भाग दिया, ये आपका 225 क्या है? ए है, ये क्या है आपका? बी है, और ये क्या है आपका? क्यू है, और ये आपका क्या है? आर है। तो इस आधार पर आर का मान 90 हो गया। अब हम चूंकि देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है, चूंकि आर इक्वल नॉट 0, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब 135 को हम ए बना देंगे और शेषफल 90 जो वो बी हो जाएगा। 90 से हम 135 में भाग करेंगे, एक बार लगेगा, 90 कम 90, 135 में से 90 जाएगा, शेषफल 45। यहाँ पर भी क्या देखते हैं? शेषफल हमारा शून्य नहीं आ रहा है स्टेप नंबर 2 में।
अब चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप को चलेंगे, यानी स्टेप हो जाएगा 3। अब इस स्टेप में फिर 90 को हम ए बना देंगे और 45 को बी। 45 से 90 में भाग करेंगे, 45 दूनी 90, शेषफल हमारा क्या आ गया 0। अब लिख देंगे चूंकि शेषफल इक्वल 0 इसलिए एचसीएफ 135 और 225 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम भाजक हमारा क्या है 45 है। ये हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। अब इसी आधार से आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 3 ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर कितना आ जाएगा 6, तो r का मान क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होगा BQ+R, जहां R का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा, अर्थात A बराबर हो जाएगा 6Q+R, जहां R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 6 से क्या होगा छोटा होगा। यहाँ B का मान कितना है 6 है, तो कुल 6 केस होगा। केस 1, यदि R बराबर 0 तो A बराबर कितना होगा 6Q+0 बराबर 6Q। चूंकि Q कोई पूर्णांक है तो यहाँ पर Q के हर एक मान के लिए हम देखते हैं कि आपको सम संख्या प्राप्त होगा। Q का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 6 एकम 6, 6 सम संख्या है, 2 लेते हैं 6 दूनी 12 सम संख्या है, यानी क्या मिलेगा आपको सम संख्या प्राप्त होगा। केस 2, यदि R बराबर 1 तो A बराबर क्या होगा 6Q+1। Q का मान हम 1 रखते हैं, 6 एकम 6 1 7, 2 रखते हैं 6 दूनी 12 13, कौन सी संख्या मिल रही है विषम संख्या, यानी जब हम R का मान 1 लेते हैं तो Q के हर एक मान के लिए आपको विषम संख्या प्राप्त होती है। केस 3, यदि R बराबर 2 तो A बराबर क्या होगा 6Q+2, Q का मान 1 लेंगे, 6 एकम 6 2 8, 2 लेंगे 6 12 2 14, यानी जब R का मान 2 लेंगे तो A का मान जो है वह आपको Q के हर एक मान के लिए सम संख्या प्राप्त होगा। केस 4, यदि R बराबर 3 तो A बराबर क्या होगा 6Q+3, यानी R का मान 3 लेने पर Q के हर एक मान के लिए आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। देखिए Q का मान 1 लिया, 6 एकम 6 3 9, 9 विषम संख्या है, 2 लिया 6 दूनी 12 3 15 विषम संख्या। केस 5, यदि R बराबर 4 तो A बराबर क्या होगा 6Q+4, यानी आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी सम संख्या। केस 6,
यदि r बराबर 5 तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 5। q के हर एक मान के लिए आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या देखते हैं, q का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 6 कम 6 5 11 विषम संख्या, 2 लेंगे 6 12 5 17 विषम संख्या है। अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है यदि q कोई पूर्णांक हो। यहां देखिए विषम संख्या किस रूप में है, 6q प्लस 1 के रूप में। विषम संख्या किस रूप में, 6q प्लस 3 के रूप में। विषम संख्या किस रूप में है, 6q प्लस 5 के रूप में है। और यही चीज हमें दिखाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसका सॉल्यूशन हम जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की ओर करें, 2 की तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो जिस तरह से वहां पर हमने माना था कि माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक इसी तरह इसमें भी मानेंगे कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में b बराबर 6 हुआ था, तो यहां पर क्या जगह b बराबर 3। तो r बराबर कितना होगा, 0 1 और 2, क्योंकि r का मान b से हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। यहाँ पर देखिए b का मान 3 है, कुल 3 केस संभव है। क्या लिखेंगे, केस 1, यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 0 बराबर 3q। यहाँ पर कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। 9q को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m, जहां 3q स्क्वायर बराबर m माना। 3q स्क्वायर क्या हो गया, m। 3q स्क्वायर की जगह पर m हो जाएगा, की जगह 3m। यहाँ पर क्या देखते हैं, जब r का मान 0 है तो ये 3m के रूप में हो। केस 2, यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या होगा,
3q प्लस 1, इसलिए ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। देखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर जगह 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुने 3q गुने 1, तो 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q प्लस 1, इसको हम m मान लेंगे। तो इसको जब हम m मानेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3m प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। अब केस 3, यदि r बराबर 2 तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, या a स्क्वायर बराबर कितना होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 तिया 9, यानी 3q स्क्वायर 3 चौका 12, 4q प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर हो जाएगा, इसको हम m मान लेंगे, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। अब यहां पर क्या देखते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पर केस 1 में भी हमने वर्ग किया तो ये 3m के रूप में आया, केस 2 में जब हमने वर्ग किया तो ये 3m प्लस 1 के रूप में आया, और केस 3 में जब वर्ग किया तो ये 3m प्लस 1 के रूप में आया। अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपने क्या सीखा, जो सवाल था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हमने क्या किया, एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो यहां पर b बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो r का मान कितना होगा 0 1 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। इस आधार पर a बराबर क्या होगा 3q प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो केस 1 में हमने r का मान 0 रखा, तो क्या देखते हैं a स्क्वायर का मान कितना आया 3m। केस 2 में जब हमने r का मान 1 रखा तो a स्क्वायर यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना आया 3m प्लस 1। केस 3 में r का मान जब हमने 2 रखा तो a स्क्वायर का मान कितना आया 3m प्लस 1। अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसी आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ऐसे ही आप बनाएंगे, वहां भी मान लेंगे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर चूंकि 3m या 3m+1 था तो b का मान 3 हुआ, 5 के लिए b का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आप करते चलेंगे। यहाँ पर हमने चूंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था तो स्क्वायर लिया, इसमें है धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पावर 3 कर देंगे और इसको a+b के होल क्यूब पर आप सॉल्व करके मान निकालते चलेंगे। तो r के हर एक मान के लिए आपको जो है यह किस रूप में आएगा, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। चूंकि यहाँ पर इसमें b का मान आपको 9 होगा, इसलिए कुल केस जो है वो आपको 9 केस होगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, केस 9, यानी 9 केस में जाकर के आप इसको सॉल्व करेंगे और हर एक केस में या तो आपको वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में आपको आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आधार पर आप घन करके आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। 1.1 में मैंने आपको पहला का पहला बताया था, तो क्वेश्चन नंबर का दूसरा बन जाएगा और तीसरा बन जाएगा। यानी पहला से क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके आधार पर आप एक का दूसरा और तीसरा बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आप 616 और 616 और 32 इसका एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। वही एचसीएफ जो होगा अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह घन करके निकालेंगे। इस आधार पर आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यानी क्या देखा, क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। जो एचसीएफ आएगा वह स्तंभों की अधिकतम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने सॉल्व कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 के आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 5 को घन करके सॉल्व करेंगे। कुल केसेस जो है 9 केस इसमें होगा और हर एक केस के लिए आपको धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।